अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम अशरफ है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने फॉलोअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो को बहुत शौक से देखा और वो दे आर इंटरेस्टेड टू सी माय फर्दर वीडियो। पहले मेरा प्लान था कि वीकली मैं एक वीडियो लॉन्च किया करूंगा, लेकिन अब इंसिस्ट के मुताबिक आई विल ट्राई टू लॉन्च 2 वीडियोस अ वीक इंशाल्लाह ताला। 40 रूल्स ऑफ लव के पहले पार्ट के बारे में आपको प्रीवियसली रीकैप एक दे देता हूँ क्विकली। Basically, it's a story of Ella Robinson. She's a housewife, 40 years old. उसका husband doctor है, family is good, but वो खुद खुश नहीं है अंदर से क्योंकि उसको लव की कमी है, उसको लव पे बिलीव उठ चुका है, उसका husband ऑलरेडी बाहर अफेयर चला रहा है और सब कुछ उसकी हाउस लाइफ काइंड ऑफ डिस्टर्ब है, बट अपेरेंटली सब कुछ ठीक है। उसकी बड़ी बेटी जो है वो किसी से लव हुई है, वो अपनी बेटी को भी डांट देती है, उसे कहती है, वो उसकी बेटी कह रही मैं शादी करने वाली हूँ, कहती है इतनी जल्दी शादी नहीं करती, अपने करियर देखो, ये देखो शादी में कुछ नहीं रखा, प्यार मोहब्बत सब कुछ ढकोस लें। तो इस बात पर उसकी बेटी चिढ़ जाती है और वो अपनी बेटी की इस बात के ऊपर उसको डांट देती है। इवन उसके बॉयफ्रेंड को फ़ोन करके उसको भी कह देती है कि उसकी जान छोड़ दो और कुछ और ढूंढ लो। इस बात पे उसकी बेटी नाराज़ हो चुकी है और घर छोड़ के जा चुकी है। उसका हस्बैंड भी उससे नाराज़ है, घर में वो अकेली बैठी हुई है। इस दरमियान में उसको एक मैन्युस्क्रिप्ट मिला है एक बुक का जिसका नाम है स्वीट ब्लास्फेमी। एजी ज़हारा के नाम से एक राइटर का एक मैन्युस्क्रिप्ट मिला है जिसको उसने पढ़ के आगे अपने नोट्स देने हैं, जिसके बाद वो बुक पब्लिश होगी या नहीं होगी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हर। सो यहाँ पे बेसिकली ये बुक पढ़ना शुरू करती है और यहाँ पे इसका विजन और इसके सारी थॉट्स चेंज होती है। ये बुक जो है ये स्वीट ब्लास्फेमी, इट्स अबाउट शम्स तबरेज़ एंड रूमी की कहानी। सो यहाँ से स्टोरी के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। शम्स तबरेज़ अपने आप को देख रहा है कि उसको किसी ने मार के कुएं के अंदर फेंक दिया है। वो इस बंदे को जानना चाह रहा है कि मुझे किसी बंदे ने क्यों मारा है। वहाँ पे उसको एक रूहानी मैसेज आता है कि तुम बगदाद की तरफ निकल जाओ, और वो बगदाद की तरफ जाने के लिए फुल एक्साइटेड है। और यहाँ पे हमारी स्टोरी हो जाती है वाइंड अप। तो बेसिकली स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि एला रॉबिन्सन अपने ही घर में अंदर बैठी हुई है और बहुत बोर्ड है। उसके बच्चे वगैरह स्कूल से वापस आने वाले हैं। उसकी बेटी जैनेट जो है वो नाराज़ होकर जा चुकी हुई है, वो अपनी किसी फ्रेंड की तरफ रह रही है एंड शी इज़ नॉट सीम्स टू कम बैक। और ये अपने इस गिल्ट में भी है कि मैं उससे माफ़ी नहीं मांगी है, उससे सॉरी कर लूँ। ये शी इज़ फीलिंग बैड कि मैंने उसे इतने बुरे तरीके से स्नैप क्यों कर दिया। अगर वो इफ़ शी वुड बी इन लव तो मुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए था। ये गिल्ट के अंदर ये भी चल रही है। तो इस दरमियान में इसको एकदम ख्याल आता है बुक के राइटर के बारे में कि राइटर कौन है, लेट्स सर्च हिम आउट के ऑन द गूगल। तो ये बेसिकली गूगल पे उसका नाम सर्च करती है, सर्च करने पे उसको उसका नाम मिलता है और एक उसका ब्लॉग इसको मिल जाता है। उसके इसको उस राइटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसका ईमेल एड्रेस भी मिलता है और उसकी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पोइम भी मिलती है। वो पोइम का आपको थोड़ा सा मतन मैं सुना देता हूँ। आओ मिलके एक दूजे का साथी बन जाएं, आओ एक दूजे के कदमों में बैठें, अंदर से हैं दोनों एक जैसे, मत सोचो जो दिखते हैं वैसे हैं हम। बेसिकली इस पोइम के थ्रू एला को इस राइटर अजीज़ ज़ारा की थॉट्स और उसकी अप्रोच के बारे में आइडिया होता है और शी फील्स वेरी क्लोज टू दिस पर्सन। ईमेल लिखती है, उसके अंदर उसका अपने इंट्रोडक्शन लिखती है, उसको कहती है मैं आपकी बुक के बारे में, आपकी बुक के मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ रही हूँ, बट इट्स नॉट अबाउट योर बुक, आई लाइक योर बुक, बट अभी वो मैं उसके बारे में अच्छा रिव्यू देती हूँ, बुरा रिव्यू देती हूँ, दैट्स अपार्ट फ्रॉम दैट। लेकिन अदरवाइज़ आपकी बातों से मुझे ये लगता है कि आप काफ़ी प्यार के गर्विदा और प्यार की फेवर में बात करते हैं, बट जो मेरा एतमाद तो बिल्कुल प्यार पे नहीं है, ना ही मैं प्यार को बिलीव करती हूँ, बल्कि आपकी और मेरी बेटी की थॉट दोनों की एक जैसी मिलती है। हालांकि अब मैं अपनी बेटी को बहुत कड़वी बातें बोल चुकी हूँ जिसकी वजह से वो घर छोड़ के जा चुकी है और मैं बहुत नाराज़ हूँ। पता नहीं मैं ये सब कुछ आपको क्यों कह रही हूँ, बट मेरा दिल कर रहा था किसी से बात करने के लिए। तो खैर दुआ कीजिएगा मेरे हक में भी। और दिस एंड दैट ये करके वाइंड अप कर देती है अपनी कॉन्वर्सेशन और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देती है। इसके फ़ौरन बाद इसके दिल में ख्याल आता है, ये बुक मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने लगती है, मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ के फिर साइड पे रख देती है। फिर उसके बाद ये सोचती है कि मैं अपनी बेटी को फ़ोन करके सॉरी बोलती है, कॉल उठाती है, उसको सॉरी का मैसेज बनाती है, पर वो भी हाफ डन मैसेज उसे करके सॉरी का मैसेज करके बंद कर देती है। इसको समझ नहीं लगती, उसको अल्फाज नहीं मिल रहे होते मैं अपनी बेटी से सॉरी कैसे करूँ कि मैंने जो कुछ कर दिया है मैं उसके बारे में उससे रिग्रेट करना चाह रही हूँ, सॉरी करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे इला का पार्ट ख़त्म हो जाता है और स्टोरी वापस जाती है बगदाद में। गो बैक टू द पास्ट। सो यहाँ पे सिचुएशन ये होती है, लास्ट अगर आपको याद होगा तो शम्स तबरेज़ को किसी ने मैसेज दिया था कि बगदाद की तरफ चला जा। तो आज की एपिसोड का सेकंड चैप्टर है, उसका नाम है अफंदी यानी मास्टर। अफंदी इज़ अ वर्ड ऑफ टर्किश वर्ड फॉर द मास्टर, फॉर द सर, और इस तरह की किसी भी बॉस के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है अफंदी का। तो जब भी मैं अफंदी का वर्ड यूज़ करूँ आपको आइडिया होना चाहिए इट्स अबाउट मास्टर। तो यहाँ पे एक बेसिकली दरवेशों का दरगाह खाना है जिसका मास्टर या जिसका अफंदी जो है वो बैठा है। ये उसके वर्जन से पूरी स्टोरी सुनाई जा रही है। वो बता रहा है कि मुझे कोई मिलने के लिए आया, जो उसे मिलने के लिए आया ये काजी है। उन ज़मानों में काजियों का बड़ा होल्ड हुआ करता होता था पूरे सिटी के ऊपर, पूरे कंट्री के ऊपर। काजी फैसले किया करते होते थे, वो फ़िक़्हा और शरिया को यूज़ करके अपने मैनिपुलेट करके जो भी फैसले करने होते थे वो कर देते होते थे। सो बेसिकली
काजियों को उस टाइम के अंदर दरवेशों से और सूफियों से बहुत ज़्यादा चिढ़ और एक टसलबाजी चल रही। तो बेसिकली इस खानगा का जो मास्टर था, फंदी था, उसका नाम बाबा ज़मान था। तो बाबा ज़मान के साथ बेसिकली इस काजी की बहस मुबाहिसा हो रहा होता है। बाबा ज़मान जो होता है ये कोशिश कर रहा होता है उसके साथ ज़रा लिबरल लेवल पे फ्रेंडली होने की कोशिश करे, क्योंकि बाबा ज़मान को ही पता होता है कि काजी को ये दरगाह बहुत ज़्यादा चुभती है और ये इसको बंद करवाने के दर पर है और कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा है, किसी न किसी बहाने इसको बंद कर दिया जाए या इनको लिबरेट कर दिया जाए कर देता है। यहाँ पे वो अपनी कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बात करता है कि मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है, खाना जंगी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और हम काजियों की वजह से इस वक्त हमारे मुल्क के बगदाद के हालात कुछ बेहतर हैं, हम लोगों ने काफ़ी कंट्रोल करके रखा हुआ है हालात के अंदर। तो यहाँ पे वो आगे से दरवेश जो होता है वो भी इससे आगे से कॉन्फ्लिक्ट करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है और उसको कहता है कि नहीं, हमारे मुल्क के हालात भी डिस्टर्ब हुए हैं, पहले के ज़मानों में हम बहुत पीक पर थे हमारे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकली इस वॉर के असरात की वजह से हम पे भी असर पड़ा है। इस दरमियान में की कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, कोई बहस मुबाहिसा चल रहा होता है, यहाँ पे दरवाजे पे दस्तक होती है और दस्तक होने के बाद एक नौ मुरीद आकर के उसको मैसेज दे। नौ मुरीद का मतलब है जो अभी अंडर प्रोसेस है मुरीद, ये कि वो एंटर होता है, भागा भागा आता है, कहता है कि जी एक आदमी है वो आपसे मिलना चाहता है। अमूमन तो ये लोग ऐसे मौके पर उनको साइड पे बिठा देते होते हैं किसी न किसी कमरे में, लेकिन यहाँ पे ये प्रेफर करता है कि हमारा ज़रा माहौल भी चेंज हो जाएगा। वो दरवेश जो होगा इर्द गिर्द के इलाकों की, दूसरे इलाकों की बातें बताएगा, तो मेरे और काजी के दरमियान जो तल्ख उस वक्त माहौल बना हुआ वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए उसे कहता है अंदर ही बुला लो, यहीं पे बुला के बैठ लो, यहीं पे बैठ के बात कर लेते हो। तो यहाँ पे उसे बुला लेते हैं। सो यहाँ पे शम्स तबरेज़ की पहली एंट्री होती है, ब्लैक चोगे में घुंघराले बालों के साथ, तीखी नाक, शार्प आइज़। दरवेशों का ही हाल है, हाथ में वो कशकोल भी उसका पकड़ा हुआ है जो लकड़ी का पुराने ज़माना में हुआ करता है। तो उसकी डिस्क्रिप्शन उन्होंने ये दी है कि उस ज़माने में दरवेश जो थे ये कशकोल इसलिए पकड़ते थे कि अपनी अना और अपनी मैं मारने के लिए, कि इसके थ्रू वो लोगों से मन्नतें और चीज़ें लिया करते होते थे ताकि उनको पता चले कि हम फ़कीर हैं दुनिया में, हम लोग हमारी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ पे शम्स तबरेज़ उसके सामने आके बैठ जाता है, वो उसे इंट्रोडक्शन पूछता है। तो शम्स तबरेज़ की निगाह जो होती है काजी की तरफ पड़ती है, काजी उसको देखता है, कुछ कहने ही लगते हैं। उसके बाद दरमियान में बाबा ज़मान जो है वो एंटर होता है, उनसे पूछता है जी अपना तारुफ करवाइए, कोई चाय शायद दूध शूध पियेंगे। उसके आगे दूध, चाय, खजूरें सब कुछ पेश करता है। तो शम्स तबरेज़ जो है उसको ना कर देता है, कहता है नहीं बहुत शुक्रिया। तो उसे पूछता है कैसे आना हुआ, कहता है खुदा की जुस्तजू में सरगर्दा दरवेश हूँ एक। तो उसके बाद वो आगे से पूछता है तो फिर बताइए क्या हुआ, खुदा मिला आपको? तो वहाँ पे वो कहता है हाँ खुदा तो मेरे साथ ही था पूरे असना में, पूरे सफ़र पे। तो यहाँ पे वो जो बैठा होता है काजी वो एकदम पॉइंट पकड़ लेता है। काजी एकदम मुस्कुराहट से तंज़िया अंदाज में उससे पूछता है तुम दरवेश लोग इस तरह की अजीब अजीब बातें क्यों करते हो? एक तरफ से तुम कह रहे हो कि खुदा तुम्हारे साथ है और दूसरी तरफ तुम खुदा को ढूंढते फिर रहे हो। यहाँ पे शम्स तबरेज़ उसकी तरफ देखता है, फिर आगे नीचे करके कुछ सोचता है, अपने आप को कंट्रोल करता है और एकदम सुकून दे अंदाज में उसकी तरफ देख के बोलता है अगरचे ये हकीकत है कि वो तलाश करने पर नहीं मिलता, लेकिन उसको पाते भी वो हैं जो उसकी तलाश करते हैं। ये करके एकदम वो स्पीचलेस कर देता है पूरे एनवायरनमेंट को। लेकिन काजी इस बात को सुन के थोड़ा सा मज़ीद इरिटेट हो जाता है और टसल उसकी थोड़ी सी और बढ़ जाती है। उसके बाद फिर वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है। बेसिकली ये काजी जो था काफ़ी स्टबन था, काफ़ी अनॉयड था ऑलरेडी इस पूरे सिनेरियो से। इस पे काजी उसके सामने एकदम चिढ़ के और इरिटेट होकर बोलता है कि क्या मतलब है, ये क्या बात तुमने कर दी? कोई जंगल नहीं फिरेगा तो क्या उसको खुदा नहीं मिलेगा? यहाँ पे उसके सारे जो फॉलोअर्स होते हैं, जो इर्द गिर्द लोग बैठे होते हैं, सबके सब हंसना शुरू कर देते हैं। बहुत तहज़ीब अमेज़ अंदाज में हंसना शुरू कर देते हैं। हंसते हंसते देखते हैं तो बाद में शम्स तबरेज़ को एकदम माहौल की सेंसिटिविटी का अंदाज़ा होता है और वो एकदम कहता है कि शायद आप लोगों को मेरी बात से गलत अंदाज़ा लगा, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हुए हैं जो लोग कभी अपने कमरे को नहीं छोड़ के गए, फिर भी उन्होंने पूरी दुनिया देखी हुई है। तो अल्लाह जो है वो किसी को भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है। काजी शम्स तबरेज़ की जस्टिफिकेशन को सुन के बड़ा फातिहाना अंदाज में मुस्कुराता है और कहता है कि देखा ना बात की ना है। कहता नहीं, मेरा मतलब असल में ये था कि जितने कीमती लिबास और जेवरात आपने पहने हुए, इस तरह के हालात में अल्लाह इंसान को नहीं मिलता। ये बात सुन के काजी का फिर मुंह बन जाता है। काजी फिर उससे आगे से कंधे उचका के कहता है चलिए छोड़ें इस बात को, हम बहस नहीं करते इस बात में, कोई बात नहीं, हमें अपने शहर में आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि हम चाहते हैं, बताइए क्या आपने पूरी दुनिया फिरी है, हर जगह देखी आपने, क्या आपको हमारे शहर की तरह का कोई मिला, हमारे शहर की शान और शौकत के बराबर कुछ मिला? शम्स तबरेज़ कहता है कोई शक नहीं इसमें
کہ اس جیسا شہر پورے دنیا میں کوئی نہیں. لیکن شہر جو ہوتا ہے وہ لوگوں سے ہوتا ہے, لوگ جو ہوتے ہیں اپنے دلوں سے ہوتے ہیں. اگر دلوں کے اندر ایمان کی کمی آ جائے, ایمان ختم ہو جائے, تو لوگ بھی مرنا شروع ہو جاتے ہیں, ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے, اور شہر کے شہر برباد ہو جاتے ہیں. یہ بات سن کے بابا زمان ایک دم اس کے ساتھ حامی بھر میں سر اس طرح ہلاتا ہے, اس کی تعریف کے اندازے میں ایک بات کرتا ہے. قاضی اس بات پہ کہتا ہے کہ اسی لیے رہنمائی کے لیے لیڈر بنائے جاتے ہیں, اور وہ لیڈر جو ہوتے ہیں وہ شریعت کے نفاذ سے, عوام کو بھٹکنے سے, گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے سارا کام کرتے ہیں. اس پہ شمس تبریز اس کو کہتا ہے کہ شریعت ایک شمع کی مانند ہے جو کہ روشنی دکھاتی ہے, لیکن اگر ہم شمع کی روشنی کو اگر دیکھتے رہیں اور ہمیں راستہ معلوم نہ ہو, تب بھی ہم راستے پہ, اپنے مقصد پہ, اپنے ٹارگٹ پہ, اپنی جگہ پر نہیں پہنچ پائیں گے. یہ بات سن کے اس کو اور ناگواری گزرتی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ آپ دھیان سے بات کرو جو بھی بات کرنی ہے, کیونکہ تم بہت کفر کے بہت نزدیک آ چکے ہو, یعنی بلاسفمی کے بہت نزدیک آ چکے ہو. اور قاضی جو تھا وہ تو ایکسپرٹ تھا بلاسفمی کی پرمیشن اور سزا دینے کے معاملے میں, تو اس بارے میں اسے کیا وارننگ دیتا ہے. شمس تبریز اس کو مزید بتاتا ہے, کہتا ہے اس بات پہ مجھے ایک اصول یاد آیا. تو وہ کہتا ہے اصول کون سا اصول؟ کہتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے 4 درجات ہیں. پہلا ہے ظاہری, دوسرا ہے داخلی, اور تیسرا ہے باطنی, اور چوتھا وہ درجہ ہے جو صرف اور صرف انبیاء کے پاس موجود ہے. اس لیے اس درجے تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکا, اور درجے کی گہرائی کو کوئی نہیں سمجھ سکا. تو اس بات پہ وہ پھر ڈس ایگری کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ تمہارا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی علم نہیں ہے, ہم لوگوں کو کچھ نہیں آتا. تم کہہ رہے ہو کہ صوفیوں کو علم آتا ہے, اور صوفیوں کے علاوہ, صوفیوں کو, اولیاؤں کے علاوہ ہم لوگوں کو علم نہیں آتا, ہم لوگوں نے شریعت کے مطابق نہیں کچھ پڑھا ہوا. یہ بات پوچھ کے تھوڑا سا غصے میں آتا ہے, اس کے اوپر ایک الزام لگاتا ہے, ایسے ڈراتا ہے, ایسے دھمکی لگاتا ہے. یہاں پہ اسے بتاتا ہے, یہ ڈرتا نہیں ہے شمس تبریز, یہ پھر بھی یہاں پہ بتاتا ہے کہ تمہیں یہاں پہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں. یہاں پہ وہ واقعہ بیان کرتا ہے حضرت موسیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور ایک چرواہے کا واقعہ یہاں پہ مینشن کرتا ہے کہ ایک چرواہا پہاڑ کی نکر کے اوپر بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو تعریفیں کر رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیار کے الفاظ دے رہا ہوتا ہے. اللہ آپ آئیں گے, میں آپ کو کھانا بنا کے دوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, بال بناؤں گا, ایسی ایسی پیار بھری باتیں کر رہا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ ایک دم آتے ہیں ان کے پاس, غصے بھرے آتے ہیں, اسے کہتے ہیں یہ تو کیا کر رہا ہے, یہ تو بلاسفمی کر رہا ہے, ایسے نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار, محبت, عبادت اور دعا کرنے کے آداب ہیں, ان آداب کا خیال رکھنا تمہارے لیے بہت ضروری ہے. تو اس پہ وہ بندہ ڈر جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی, میں انشاءاللہ تعالیٰ ان آداب کا خیال رکھوں گا. اسی رات اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو بات کرتے ہیں, کمیونیکیشن کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں کہ موسیٰ تم نے یہ بہت غلط کیا. وہ انسان مجھ سے جس زبان میں, جن الفاظ میں پیار کر رہا تھا, وہ میرے لیے بہت پیار بھرے الفاظ تھے. وہ تمہارے لیے بلاسفمی ضرور تھی, لیکن میرے لیے وہ سویٹ بلاسفمی تھی, میرے لیے وہ اچھے الفاظ تھے. تو یہاں پہ شمس تبریز بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو الفاظ, اوپری الفاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ انسان کے دل کی گہرائی کو جانتا ہوتا ہے. تو اس میں زیادہ تر عمل جو ہوتا ہے الفاظ سے زیادہ آپ کی نیت اور آپ کی محبت اور سب چیزوں سے ہوتا ہے. یہ بات سن کے قاضی کو پھر تھوڑا سا غصہ چڑھتا ہے. قاضی اس سے پھر آرگیو کرنا چاہتا ہے, پھر آگے سے بحث کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ اس بات کو وائنڈ اپ کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک ضروری کام ہے, تو پھر کبھی آپ سے بات کریں گے. ویسے آپ اپنے آپ کا خیال رکھیں اور اپنی زبان کو قابو میں رکھیں. یہ کہہ کے اٹھ کے وہ چلا جاتا ہے. تو یہاں پہ بابا زمان کو بھی سانس آتی ہے, سکون میں آتا ہے, اور وہ اس کی طرف دیکھتا ہے, شمس تبریز کی طرف. انہیں کہتا ہے کہ لگتا ہے ان کو زیادہ پسند نہیں آئے. تو شمس تبریز کہتے ہیں, مسکراہٹ دے کے آگے سے کہتے ہیں, میرے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, سو میرے لیے اٹس اوکے. تو یہاں پہ زمان بابا جو ہوتے ہیں قاضی کے جانے کے بعد اپنے جذبات اور ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے, اور اسے کہ بڑے پیار محبت سے کہتے ہیں کہ آپ کی طرح کا بندہ ہمارے پاس اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. ہمارے پاس لوگ آتے رہتے ہیں, درویش بھی آتے رہتے ہیں, لیکن آپ کی طرح کا کبھی بندہ ہمارے پاس نہیں آیا. تو بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. یہ آگے سے اس کو کہتا ہے, اور آگے سے شمس تبریز اس کی طرف سوالیہ نگاہ سے اس کی طرف دیکھتا ہے, اور یہاں پہ چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے. اوکے جی گائز, تو آج کا چیپٹر میں آئی ہوپ آپ لوگوں کو کافی حد تک انڈرسٹینڈنگ ہوگی سچویشن کے اوپر. آج ہم نے شمس تبریز اور اس کے درویش خانے کی ایک سٹوری کو الیبریٹ کیا ہے, جہاں پہ شمس جو ہے وہ بابا زمان کے ساتھ کیسے ملا, اور وہ پورے سینیریو میں اس نے کیا کیا کچھ کیا, کیسے کیسے اس نے اپنا نالج شیئر کیا, اور قاضی سے وہ ملا اور قاضی اس کے خلاف ہو گیا. سو یہ ایک بڑی میجر چیز آگے نیکسٹ اسٹیپ پر آئی ہے. اسی درمیان میں الہ اپنی لائف کو چل رہی ہے, رات کو کبھی ڈرنک کرتی ہے, کبھی لیٹر لکھتی ہے, لیٹر کا جواب اس کو ملا آگے سے زہرا کی طرف سے, اور اپنی لائف کے اندر وہ بھی کنفیوز ہے. ابھی تک اس کو کوئی سرا نہیں ملا, لیکن شی از ویری ہوکڈ اپ ٹو دا ناول اینڈ شی از ویری مچ انٹرسٹڈ کہ آگے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. سو نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے اسٹے ٹیونڈ ود می.
اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ایپیسوڈ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور اسٹے ٹیون, اپنے کمنٹس کرتے رہیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. سی یو نیکسٹ ٹائم.